नमस्कार, वेलकम टू एबी एकेडमी दुमका। एबी एकेडमी दुमका में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरली बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मानव शरीर में ग्रंथियां और उसमें हार्मोन, मानव शरीर की ग्रंथियां एवं हार्मोन के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी क्लास आपके शरीर में निकलने वाली हार्मोन के बारे में होगी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे शरीर में ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक अंतस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। क्या क्या होती है? एक अंतस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अंतस्रावी ग्रंथि वैसे ग्रंथियों को कहती है जिससे हार्मोन निकलती है। जिनसे क्या निकलती है? हार्मोन निकलती है। और बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलती है? एंजाइम निकलती है। ठीक है। अंतस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो अंतस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन निकलती है। बहिस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां हैं जिससे एंजाइम निकलती है। तो आज हम लोग अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर में कुछ विशेष उत्तक होते हैं जिन्हें अंतस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। विशेष उत्तक होती है जिसको हम लोग अंतस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ का स्रावित करता है। कैसी पदार्थ स्रावित करता है? तो रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है। जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स जीवों के विकास एवं गतिविधियों के समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। नीचे हार्मोन के गुण दिए जा रहे हैं, आप लोग देखिए। आगे हम लोग हार्मोन के गुण के बारे में। ये क्या करते हैं? मनुष्य के उसके जो विकास एवं उसके गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मनुष्य के या जीवों के विकास एवं गतिविधियों को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। कौन करता है? हार्मोन करता है। ठीक है। हार्मोन जो है अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होती है। हार्मोन जो है अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कम मात्रा में स्रावित होती है। ठीक है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। हार्मोन कहाँ पे होती है? सीधे रक्त में स्रावित होती है। रक्त संचार, जो रक्त परिसंचरण प्रणाली है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है। हार्मोन सीधे रक्त में जाके मिलती है। ठीक है। और ये पूरे शरीर में आपका फैलता है रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन का प्रभाव उनके बनने के स्थान से अलग स्थान पर दिखाई देते हैं। हार्मोन का प्रभाव उनके बनने के स्थान के अलग स्थान पर दिखाई देते हैं। हार्मोन विशेष उत्तकों या अंगों पर काम करते हैं। हार्मोन क्या होती है? विशेष अंगों या फिर उत्तकों पर कार्य करती है। अब अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे बेसिकली हार्मोन निकलती है। अब कौन सी ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने कहा अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलती है और बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलती है। ठीक है। चलिए, हमारी जो मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें से मुख्य रूप से अंतस्रावी ग्रंथियां पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवृक्क, विशन और अंडाशय। इन अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरा नंबर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आपके मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है ना, सर में। यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है एवं हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। क्या करता है? हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। आपका जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना माथा में, वो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करता है। ठीक है। मतलब ये सुपर पावर है। मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना जैसी क्रियाएं हैं, किसी पे गुस्सा आना, इस प्रकार क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। कोई कहता है हमें दिल से प्यार हो गया है, दिल का काम ही नहीं है प्यार करना। ये सारा लोचा हाइपोथैलेमस का है। सारा लोचा किसका है? हाइपोथैलेमस का है ना। प्यार, गुस्सा, नफरत, इन सारे भावनाओं को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, आगे बढ़ते हैं।
अगर नंबर है हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहाँ पे होती है? तो ये मस्तिष्क ग्रंथि के ठीक नीचे, और कई मस्तिष्क ग्रंथि के ठीक नीचे, मतलब इस कपाल जो है इसके अंदर, अगर इसके अंदर धसाया जाए तो इधर अंदर में होगा, है ना। तो क्या होता है, इस प्रकार का हार्मोन, इसमें जो है एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिससे क्या होता है आपका शरीर के विकास को नियंत्रित करता है, शरीर के विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलती है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से निकलती है, फिर मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जो भी कहें आप, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो इंसान बौना हो जाता है, मगर अगर आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, विकास हार्मोन जिसको कहा जाता है, वो अगर शरीर में कम निकलने लगे तो आदमी क्या होता है, बोना होता है, ठिंगना हो जाएगा, बोना हो जाएगा। और अगर उनका किसी के शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे, जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है, तो उनका शरीर असामान्य रूप से वृद्धि होती है। शरीर कैसा वृद्धि होती है? तो असामान्य रूप से वृद्धि होती है। उसका शरीर भीमकाय हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा, ऊंचा, चौड़ा, लंबा हो सकता है ना। चलिए, हमने पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ग्रंथि की ओर। अगला ग्रंथि है हम लोग का थायराइड ग्रंथि। अगला ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे बैकग्राउंड में दिख रही है पीछे थायराइड ग्रंथि की आपको पीपीटी दिख रही है ना। तो थायराइड ग्रंथि सांस की जो नली है जुड़ी होती है ना, वहाँ पे होती है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि यहीं पे होती है। और उससे कौन सी हार्मोन निकलती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपके शरीर में क्या करता है? तो ये आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का चयापचय दर को नियंत्रित करता है। चयापचय दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। भोजन में आयोडीन कमी से शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन में कमी हो जाती है। भोजन आप जो खाना खाते हैं उसमें अगर आयोडीन की कमी होगा तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गॉइटर, मतलब घेंगा रोग होता है ना। गॉइटर या गलगंड होता है ना, या खुल जाता है, गलगंड हो जाता है। गॉइटर जिसको बोलते हैं घेंगा रोग होता है, किससे कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होती है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी हार्मोन कम बनेगी? तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है थायराइड ग्रंथि से। अब हमारा एक ग्रंथि आता है पैराथायराइड ग्रंथि, एक आता है पैराथायराइड ग्रंथि। आपके शरीर में जो पैराथायराइड ग्रंथि, उसे पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो पैराथार्मोन हार्मोन निकलती है, ठीक है। कितने होती है पैराथायराइड ग्रंथि? तो ये 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कितनी होती है? 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जिससे पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होती है। और पैराथार्मोन हार्मोन क्या करती है? आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को विनियमित करता है। आपको जो पैराथार्मोन हार्मोन है, ये क्या करता है? आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को विनियमित करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है थाइमस ग्रंथि। अगला आता है थाइमस ग्रंथि। तो ये गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होते हैं। गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होती है कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थाइमस हार्मोन निकलता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमस हार्मोन निकलती है, ठीक है। ये जो थाइमस हार्मोन है, ये क्या करती है आपके शरीर में? तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करती है। किसको विकसित करती है? रोग प्रतिरोध क्षमता को। कौन करती है? थाइमस ग्रंथि। कौन से हार्मोन निकलती है? थाइमस हार्मोन। इसकी एक मजे की बात यह है कि बच्चों में बहुत ही क्रियाशील होता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर से इसकी स्राव जो है कम होती जाती है, और ये ग्रंथियाँ उम्र के साथ खत्म हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अगर आपको सवाल ये पूछा जाए कभी, ये कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ वो शरीर से गायब हो जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना। थाइमस ग्रंथि गायब हो जाने से क्या होता है? आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास होती है, उसको बनाए रखती है, उसमें कमी आ जाता है। उसी प्रकार इस बार जो कोरोना की वैक्सीन आई, सबसे पहले
वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्तियों को दिया गया, जिनका उम्र ज़्यादा था, 60 प्लस था, उनको दिया गया, क्योंकि उनमें जो थाइमस ग्रंथि वो गायब हो चुकी होगी, ये गायब हो गई है, तो उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जरूरी है। इसके बाद 60 से नीचे को दिया गया, 45 प्लस को दिया गया, 45 प्लस टू 60 के बीच में दिया गया, क्योंकि इनमें भी थायरॉक्सिन, आपका जो थाइमस ग्रंथि है, तो थाइमस ग्रंथि भी उसमें कम क्रियाशील होती है, इस वजह से उनको भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए वैक्सीन देना जरूरी था। इसके बाद नंबर आती है 18 से 44 साल की उम्र वाले की, जिनको कोरोना की वैक्सीन बाद में दिया गया, क्योंकि इनमें तो आपका जो थाइमस ग्रंथि वो ठीक ठाक काम करती है, इसलिए इनको बाद में दिया गया। और बच्चों में जबकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो इनके शरीर में बहुत अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, इसलिए बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थाइमस हो गया। थाइमस के बाद हमारा अगला नंबर आता है अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, अग्नाशय। थाइमस के बाद हमारा अगला नंबर क्या है? पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। तो आपका जो अग्नाशय होता है ना, ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, मतलब मिक्स ग्रंथि जिसको कहते हैं, तो क्या है? तो आपका आंसर हो जाए अग्नाशय। शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय। दोनों कंडीशन में आपका उत्तर अग्नाशय होगा। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय होगा, और शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाए तो भी अग्नाशय होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय आपकी ग्रंथि जो पेट के ठीक नीचे, मतलब स्टोमक के ठीक नीचे होता है, आमाशय के ठीक नीचे होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है। अग्नाशय से कौन सी हार्मोन निकलती है? इंसुलिन। अग्नाशय कहाँ से निकलती है इंसुलिन? तो अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलती है। अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो इंसुलिन निकलती है। अल्फा कोशिका से ग्लाइकोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, ये जो इंसुलिन आपके अग्नाशय से निकलती है, ये इंसुलिन करता है क्या है? तो जब आप भोजन करते हैं तो खाने किस में टूटता है? आपका जो भोजन है, पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटता है। पोषक तत्व किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज जो है उसका अवशोषण रक्त करता है, छोटी आंत के द्वारा उसका अवशोषण होता है, वो रक्त में चला जाता है। और रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। मतलब जो आपकी कोशिकाओं तक वो ग्लूकोज पहुंचती है और वो एनर्जी में बदलती है, एनर्जी में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो उसको पूरा कौन करता है? तो इंसुलिन पूरा करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज हो सकती है, जिसको मधुमेह बोलते हैं। या अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है तो आप डायबिटीज पेशेंट है। ठीक है, मधुमेह रोग से बचाता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? रक्त में जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला आता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपके दोनों गुर्दे के ऊपर होती है, दोनों गुर्दे के ऊपर होती है। ये ग्रंथि अधिवृक्क हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करती है, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृक्क हार्मोन को ही स्रावित करती है। और ये जो अधिवृक्क हार्मोन ये आपके शरीर में काम क्या करती है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो अधिवृक्क हार्मोन जो है ये आपके सांस लेने की गति, हृदय की गति जो है, सांस लेने की दर है, रक्तदाब, कार्बोहाइड्रेट, इन सारों का चयापचय का नियंत्रित करती है। चयापचय का क्या करती है? नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है या फिर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क हार्मोन का स्राव अधिक होता है। ठीक है, इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है किसको? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले अधिवृक्क हार्मोन को। क्यों कहा जाता है? जब आपको कुत्ता पीछे से दौड़ा रहा होगा, तो अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, कुत्ता जब भगा रहा हो तो आप 50 किलोमीटर रफ्तार पे दौड़ते हैं, है ना? ये कौन काम करता है? क्योंकि आपको ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ना है।
जिंदगी बचाने के लिए दौड़ना है। तो ये जो हार्मोन कौन काम करता है, तो आपके शरीर में आप डरे हुए होते हैं तो अधिभृत हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा निकलती है। और ये अधिभृत हार्मोन, इसीलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अधिभृत हार्मोन को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके सांस लेने की दर, हृदय गति, कार्बोहाइड्रेट, रक्तदाब, इनका जो चयापचय है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, पुरुषों में होती है। टेस्टिस किस में होती है, पुरुषों में होती है। वृषण पुरुषों में होती है, 2 गो होती है ना। ये ग्रंथि पुरुषों में होती है एवं पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। आपका जो टेस्टिस है क्या बनाती है, पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, पुरुषों में जो यौन अंग है, पुरुषों के जो गुण है, जैसे आवाज़ का गंभीर होना, मूंछ और दाढ़ी का निकलना आदि का विकास को नियंत्रित करता है, आदि का विकास करता है। मतलब एक पुरुष अपनी उसको पुरुषत्व कब तक आएगा, ये किस पर निर्भर करता है, तो टेस्टिस पर निर्भर करता है। टेस्टिस में कौन से हार्मोन निकलते हैं, टेस्टिस से, वृषण से, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलती है, जिसकी वजह से पुरुषों का आवाज़ भारी हो जाता है, मूंछ और दाढ़ी निकलती है, साथ ही उसमें पुरुष यौन अंगों का विकास होती है। ठीक है, मतलब ये पूर्ण रूप से पुरुष बनाता है। उसी प्रकार महिलाओं में, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसी प्रकार महिलाओं में अंडाशय होती है, जिसको ओवरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये ग्रंथि सिर्फ महिलाओं पाया जाता है, ओवरी सिर्फ महिलाओं पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय सिर्फ महिलाओं पाया जाता है। ठीक, यह मादा यौन हार्मोन, अंडाशय जो है मादा यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। एस्ट्रोजन और क्या, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। एस्ट्रोजन मादा यौन अंगों एवं महिलाओं का जो गुण है, स्त्रियोचित गुण को विकास करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं के यौन अंगों एवं महिला गुणों जैसे स्त्रियोचित गुणों का विकास करते हैं। आवाज़, उन लोगों का तारत्व ज़्यादा होता है, महिलाओं का आवाज़ का तारत्व ज़्यादा होता है, सुरीली होती है। त्वचा कोमल हो जाता है एवं तेलीय हो जाता है। स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, या स्तन ग्रंथियों के विकास में नियंत्रित करता है। उनका शरीर एक पूर्ण रूप से उसको स्त्री बनाता है। और साथ में जो प्रोजेस्टेरोन है, महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलती है अंडाशय से, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है उनके माहवारी चक्र, उनके मासिक चक्र जो है उसमें होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है, उसमें होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। और ये गर्भावस्था के दौरान मदद करता है। और ये क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान मदद करता है, मतलब जो वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ये मदद करता है। उनकी जो माहवारी चक्र है उसको कौन नियंत्रित करता है, प्रोजेस्टेरोन। और एक पूर्ण रूप से महिलाओं के जो शारीरिक विकास कराता है, कौन करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। यहाँ तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने लगभग सारी ग्रंथियाँ, अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्न एवं उत्तरों को करते हैं, MCQs है उसको करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हार्मोन विशेष उत्तरकों या अंगों पर काम करता है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है, फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। तो हमें लगता है ये तीनों सही है, क्योंकि हार्मोन एक विशेष अंग से ही निकलती है, ये डायरेक्ट रक्त में निकलती है और पूरे शरीर में फैलता है, और ये बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। तो हमारा तीनों जो ऑप्शन है तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिकाओं में स्रावित करती है। एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। मतलब कह रहा है कि वो डायरेक्ट रक्त में नहीं निकलती है, बल्कि एक पार्टिकुलर जगह पे जाके निकलती है, एक विशेष जगह पे, एक निश्चित जगह पे जाके वो ग्रंथि उत्पाद को निकालती है, तो उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि में नली लगी होती है, नली पाइप होती है। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होती है, नलिकाएं होती है, जो एक विशेष जगह पे एंजाइम को
पहुंचाती है, उत्पाद को एक विशेष जगह तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक ग्रंथि का नाम बताएं जो उत्पाद को वाहक नलिकाओं में स्रावित करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे। देखिए नंबर 3 पे क्या सवाल है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, ब्रिसन, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथियां, ये किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो ये सारे अंतस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। ये सारे क्या हैं? अंतस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। पिट्यूटरी हो गया, ब्रिसन हो गया, अंडाशय हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पेनियल ग्रंथि हो, इनसे सभी से क्या निकलती है? हार्मोन निकलती है, तो ये अंतस्रावी ग्रंथियां हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनिमय करने के लिए गुर्दे पर कार्य करता है। कहता है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनिमय करने, मतलब आपका शरीर में जो लिक्विड है उसको कंट्रोल करने के लिए गुर्दे पर, मतलब आपकी किडनी पर कार्य करता है। ये सारे चीज को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है ना, जो सर पे होता है आपका यहाँ। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो क्या करते हैं, आपके शरीर में कितना लिक्विड अंदर रहेगा और कितना नहीं रहेगा, कितना पानी रहेगा, कितना पानी नहीं शरीर से बाहर करना, ये सारे को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है ना। चाय और कॉफी जो है उसमें एडीएच ज्यादा होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ज्यादा होता है। चाय और कॉफी में क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ज्यादा होती है। अगर चाय और कॉफी आप ज्यादा पीते हैं तो आपके शरीर से पानी का स्राव बढ़ जाता है, मतलब आपके शरीर से पानी ज्यादा निकलने लगता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है? मतलब आपके शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। सवाल सीधे से पूछा गया है कि आपके कौन के शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है? कौन सी हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है? मतलब तो ही हुआ ना कि शारीरिक विकास को कौन नियंत्रित करता है। तो हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्रंथि, हमने कहा था पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि। इससे आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलती है। अगर कम हार्मोन निकलेगा तो इंसान बोना होगा, और बहुत ज़्यादा निकलेगा तो उसका शरीर असामान्य रूप से वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कौन सी ग्रंथि रक्त में जो कैल्शियम का स्तर को कम कर देता है? कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देता है? मतलब शरीर में जो आपको रक्त में कैल्शियम है उसके स्तर को कम कर देता है। तो उसके स्तर को कम करता है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या करता है? आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो हमने कहा था यह अधिवृक्क हार्मोन करता है ना। कौन सा हार्मोन करता है? तो अधिवृक्क हार्मोन जो है ये सारी चीज़ों को आपका नियंत्रित करता है। किन किन चीज़ों को? हृदय गति, रक्तचाप, सांस लेने की दर और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? आपका जो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, यहाँ है ना, सर में मस्तिष्क में होता है यहाँ। तो आपका जो पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, उससे निकलने वाली हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? मतलब जो इसको सुपर पावर कहा जाता है और इसके ऊपर भी सुप्रीम पावर बैठा हुआ है। कौन बैठा है? तो हमने कहा था हाइपोथैलेमस यहाँ होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहा था ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है फर्स्ट नंबर जो है कि पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है। बिल्कुल करती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विकास करने में मदद करती है। थाइमस बिल्कुल सही है। ब्रिसन नर लिंग अंगों एवं नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। कहता है आपका जो टेस्टिस होता है, ब्रिसन होता है,
वो पुरुष जोन अंगों का विकास करता है, एक पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाता है ना। उसमें पुरुष का सारा गुण आएगा, मूंछ और दाढ़ी निकलेंगी, गुप्त अंगों का विकास होगा, पुरुष जोन अंगों का विकास होगा, आवाज का भारीपन आएगा। तो कहता है वृषण नर लिंगों एवं नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊपर जो सारे जो आंसर आपका ऑप्शन दिए हुए हैं सारे सभी हैं, सभी सही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आपका जो अधिवृक्क ग्रंथि है उससे अधिवृक्क हार्मोन निकलती है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन निकलती है। तो उसको हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, उसको हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, उसे हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो हमने 10 MCQ कर लिया आज, है ना। आज हमने अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा डिटेल्स में, साथ ही उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को भी हमने एक बार देख लिया। ये सवाल अधिकतर आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग, CTET, JTET, कोई भी स्टेट टेट हुआ, इनमें पूछे जाते हैं। सामान्यतः किसी भी कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मिलेंगे एक अगले वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।